नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए सद्वाक्य से फिर शुरुआत करते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। हम विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ ऊष्मा और ताप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ऊष्मा और ताप के कई मुख्य प्रकरण के बारे में बात किया। उसमें मुख्य रूप से ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता तथा ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में हमने बात किया। हमने यह बताया था कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण है। हमने यह भी बताया था कि किसी वस्तु के ठंडे और गर्मपन की माप हम थर्मामीटर से करते हैं। चालन और संवहन विधि में हमने यह बताया था कि चालन विधि मुख्य रूप से यह ठोस एवं ऊष्मा के सुचालक में ही होती है, जबकि संवहन द्रवों एवं गैसों में होता है, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से द्रवों तथा गैसों में संवहन विधि द्वारा होता है, जबकि चालन विधि में मुख्य रूप से धातुओं में ऊष्मा का संवहन होता है। हमने यह भी बताया कि विकिरण, जो ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि है, उसमें मुख्य रूप से हम यह कहें कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमने संवहन के बारे में बताया था कि एक क्रियाकलाप हमने बताया था कि हम कांच के फ्लास्क में पानी लेकर के थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर डालते हैं और उसको स्प्लिट लैंप से गर्म करते हैं। देखते हैं कि पूरे फ्लास्क में उसका पोटेशियम परमैंगनेट चारों तरफ फैल जाता है। विकिरण में हमने एक प्रयोग किया। हमने यह देखा कि हम यह जानते हैं कि अगर हमारे पास आग जल रही हो तो उस ऊष्मा हमारे पास आग की आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हमारे पास होता है। तो ये ऊष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियां हैं। उसके बाद हमने यह जिक्र किया कि ऊष्मा के पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक सुचालक और दूसरा कुचालक। सुचालक वे होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। जबकि जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता, उसे हम कुचालक कहते हैं। अब हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। यदि हम ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो हम इसके लिए एक नया क्रियाकलाप करते हैं। हम बीकर में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं या फ्राई पैन में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसे ट्राइपॉड पर रख कर स्प्लिट लैंप से गर्म करते हैं। गर्म करने पर हम क्या देखते हैं कि पहले बर्फ़ जो ठोस होता है पिघल कर पानी में बदलता है तथा वह गर्म करने पर पानी पुनः द्रव और पुनः वाष्प या गैस में बदल जाता है। अतः ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात बर्फ या ठोस को गर्म करने पर वह जल या द्रव में बदल जाता है, जबकि वही जल या द्रव को गर्म किया जाए तो वह वाष्प या गैस में बदल जाता है। इसी प्रकार किसी जल वाष्प को ठंडा करने पर हम वाष्प गैस पहले जल या द्रव में परिवर्तित होगा और फिर वह और ठंडा कर दें तो वह बर्फ या ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रकार अवस्था परिवर्तन होता रहता है।
हमको ध्यान रखना चाहिए कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप हमेशा निश्चित रहता है, अर्थात पदार्थ का ताप नियत रहता है। यदि हम कुछ और जानें तो यह हम जानते हैं या हमको जानना चाहिए कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, जैसे कपूर, नौसागर। ये ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं। अब हम गलनांक के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक भगोने या बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा हम ले लेते हैं और उस बर्फ़ के टुकड़े को इसमें एक प्रयोगशाला थर्मामीटर उस बीकर में हम लगा देते हैं। उसके बाद हम बीकर को स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। कुछ देर बाद हमें यह दिखाई पड़ता है कि बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगती है और प्रारंभ में पिघले हुए पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। कहने का अर्थ यह है कि जब बर्फ़ द्रव में परिवर्तित होता है उस समय ताप 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय किसी पदार्थ का ताप निश्चित होता है। पानी का ताप तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहता है जब तक पूरी बर्फ पिघलकर पानी में न बदल जाए, अर्थात वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, इसी प्रकार किसी भी पदार्थ का एक निश्चित गलनांक होता है, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम क्वथनांक के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम पिछले क्रियाकलाप की तरह ही बीकर में 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को गर्म करते हैं और धीरे धीरे गर्म करने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि पानी का ताप बढ़ता जाता है। पानी का ताप जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो दी गई ऊष्मा से पानी का ताप नहीं बढ़ता और पानी उबलने लगता है। इससे स्पष्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी को दी गई ऊष्मा पानी को जलवाष्प में बदल देती है, अर्थात द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने में जो ऊष्मा होती है वह व्यय अवस्था परिवर्तन में होती है। इस प्रकार जैसे कि हमने बताया कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है, अर्थात जब तक जल द्रव से सीधे वाष्प में नहीं बदल जाता तब तक उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है तथा गैसीय अवस्था में बदलता है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि द्रव के जो अणु होते हैं वाष्प में बदलने लगते हैं जब तापमान बढ़ता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का क्वथनांक एक निश्चित तापमान होता है, जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम ऊष्मा के प्रभाव के बारे में बात करें तो ऊष्मा का प्रभाव किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर समान रूप से कई परिवर्तन होते हैं। मुख्य रूप से ऊष्मा का प्रभाव में 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो यह पाएंगे कि ऊष्मा के प्रभाव में जो परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के ताप में वृद्धि, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तथा पदार्थ में प्रसार होता है। हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ का तापमान बढ़ेगा और पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और पदार्थ में प्रसार का अर्थ यह है कि उसका जो आयतन होगा वह बढ़ेगा यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं।
हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ के ताप में वृद्धि तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन कर हम इसका पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, हमने ऊष्मा के प्रभाव के बारे में तीनों प्रकार के परिवर्तन के बारे में जाना। तो अब हम आगे ऊष्मीय प्रसार किस प्रकार होता है, अर्थात यह कहें कि ठोस, द्रव और गैस में किस प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होता है, इसके बारे में एपिसोड 24वें में हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।